हेलो डियर। आज हम लोग देखेंगे सप्लाई की क्लास। स्कोप ऑफ सप्लाई जो है कॉस्टिंग का सीएमए का जो चैप्टर है, सबसे पहला देखेंगे। आज हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो सप्लाई है ना, स्कोप ऑफ सप्लाई, सप्लाई एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, ये चीज़ आज हम क्लास में देखेंगे। लगभग एक क्लास हमारा 3 क्लास जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे कंपोजिशन एंड मिक्स सप्लाई, ठीक है। उसके बाद में आके देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पशन देखेंगे वगैरह जो है देखेंगे, ठीक है। आज सबसे पहला सप्लाई का स्कोप देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला ये देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स किस चीज़ पर लगती है। पता होगा आप लोग को, डायरेक्ट टैक्स जो लगती है वो इनकम पर लगती है, ठीक है। कस्टम किस पर लगती है? गुड्स पर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स पर। लेकिन जीएसटी किस पर लगती है? लेवी होती है सप्लाई पर, ठीक है। तो हमें देखना है, अगर जीएसटी सप्लाई पर लगती है तो हमें यह चीज़ देखना है कि कौन सा सप्लाई है या कौन सा सप्लाई नहीं है। आज पर तो जीएसटी एक्ट हमें ये देखना है, जीएसटी एक्ट के अनुसार से हमें ये देखना है कि सप्लाई क्या है, सप्लाई क्या नहीं है। सप्लाई का डेफिनेशन फर्स्ट देखेंगे। देखिए सप्लाई का मतलब बहुत इजी तरीके से मैं आपको बोलूँगा। देखिए सप्लाई का मतलब ये है, सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लाई मीन्स ट्रांसफ़र। मैंने देखिए सप्लाई का मतलब ये है, पहला सुन लीजिए उसके बाद में लिखेंगे, ठीक है। जो मैं नोट दूंगा ना वो नोट को पूरा आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सप्लाई का मतलब है कि अगर एक आदमी दूसरे आदमी को कुछ गुड्स हो या सर्विस हो या इन दोनों चीज़ हो, अगर एक आदमी दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र करता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को अगर ट्रांसफ़र करता है बाय वे ऑफ ट्रांसफ़र, सेल, लीज, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंट, डिस्पोजल, अगर इस चीज़ के माध्यम से, देखिए जो बोला ना ये है, इन चीज़ों के माध्यम से अगर चीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हस्तांतर हो जाता है यानी चला जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे? सप्लाई ना। यहाँ भी सप्लाई पूरा नहीं हुआ। लेकिन फिर बोला कि तुम जो ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है, तुम जो ट्रांसफ़र करोगे इस माध्यम के द्वारा, लेकिन वहाँ पर कंसिडरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन। ये जो तुम ट्रांसफ़र करोगे ना, ट्रांसफ़र करोगे वो ट्रांसफ़र क्यों करोगे? कंसिडरेशन के लिए, कुछ पाने के लिए। एंड फॉर बिजनेस, उसके बाद ट्रांसफ़र का मकसद क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए या फर्दरांस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अब समझ गए? उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए सप्लाई मीन्स, सप्लाई का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय वे ऑफ, किस माध्यम से जो ट्रांसफ़र करो, किस माध्यम से? डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो या सेल हो या लीज हो या एक्सचेंज हो या लाइसेंस हो या रेंटल हो या डिस्पोजल हो, ठीक है। समझ गए आप? तो इस माध्यम से अगर एक आदमी से दूसरे आदमी को गुड्स चला जाता है, क्यों जाता है? फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन मैंने कंसिडरेशन के लिए तुम गुड्स देते हो। क्यों देते हो? तुम कंसिडरेशन के लिए गुड्स देते हो, ठीक है। अब समझे? और वो गुड्स लेकर क्या करेगा? गुड्स ट्रांसफ़र होगा, यह जो हस्तांतर होता है एक लोग से दूसरे लोग के हाथ में जो जाता है, क्यों? उसका ऑब्जेक्ट बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्या? सप्लाई। हो गई? उम्मीद है आप लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। तो देखिए फिर हम देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि देखिए कुछ ऐसा सिचुएशन आता है, ये जो हमें कंसीडरेशन देखे ना, थोड़ा देर वीडियो पॉज करना, एक लंबा सा सांस लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो दिया है कंसीडरेशन होना चाहिए,
सप्लाई जो एक आदमी से दूसरे आदमी को गुड्स या सर्विस हम देते हैं, ठीक है, ये माध्यम से अगर देते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली यही माध्यम है ना, और नहीं तो क्या माध्यम हो सकता है। अगर हम गुड्स देते हैं, कंसिडरेशन होना चाहिए कि हम किसी को कुछ दें, वो हमें वापस में बदले में कुछ दे, ठीक है। तो लेकिन बोलता है कुछ एक्सेप्शन है, बोला कुछ एक्सेप्शन है कि विदाउट कंसिडरेशन भी हम ट्रांसफ़र अगर गुड्स या सर्विस करते हैं फिर भी उसे माना जाएगा कि वो सप्लाई है। एक कंसिडरेशन का एक्सेप्शन पढ़ेंगे, और एक बिजनेस कि विदाउट बिजनेस, वहाँ पर बिजनेस नहीं है या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी नहीं है। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब ये है कि अभी हम लाए हैं सामान, अभी बिजनेस में यूज नहीं हुआ है, लेकिन कल को बिजनेस में यूज होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो देखिए पहला बोलता है कि विदाउट कंसिडरेशन भी हम सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। सेकंड क्या बोलता है कि एक एक्सेप्शन हुआ, विदाउट सप्लाई, विदाउट कंसिडरेशन भी हम सप्लाई बोलेंगे, और एक एक्सेप्शन बोलता है विदाउट बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी हम उसको सप्लाई बोलेंगे। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए जो विदाउट कंसिडरेशन जब हम सप्लाई बोलते हैं ना, तो उसको शेड्यूल 1 में मेंशन किया गया है। कुछ कुछ आइटम है जो विदाउट कंसिडरेशन भी हम उसको सप्लाई बोलते हैं। आप समझ गए होंगे, ठीक है। शेड्यूल 1 में बोलता है सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, शेड्यूल 1। आइए देखते हैं, ठीक है। लिख लीजिए आराम से, वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। देखिए सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल 1 में दिया है। शेड्यूल 1 में क्या बोलता है, शेड्यूल 1 में कुछ कुछ आइटम दिया है, मैं अरेंज कर दिया हूँ अल्फ़ाबेट के अनुसार से, ए बी सी डी ई आई मैच करता है ना, अच्छा लग रहा है ई आई, ठीक है। तो ऐसा ही मैं शॉर्टकट कर दिया हूँ, तो आप लोग भी पढ़ेंगे, होप के आप लोगों का भी ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। शेड्यूल 1 में क्या बोलता है, ये बोलता है कि गुड्स हो या सर्विस हो, अगर हम सप्लाई करते हैं, किसके अंदर होना होता है, अगर एजेंट टू प्रिंसिपल या प्रिंसिपल टू एजेंट, ठीक है। अगर गुड्स या सर्विस, ऐसे एजेंट, दैट मीन्स एजेंट टू प्रिंसिपल या प्रिंसिपल टू एजेंट, अगर कुछ ट्रांजैक्शन होता है, दैट मीन्स गुड्स और सर्विस सप्लाई होता है, ठीक है, तो विदाउट कंसिडरेशन भी अगर हो तो उसको सप्लाई माना जाएगा। ए बी, बी से ब्रांच ट्रांसफ़र, अगर मेरा ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच ट्रांसफ़र, अगर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को अगर मेरा गुड्स ट्रांस या सर्विस ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, लेकिन बोलता है अगर एक ही स्टेट में हो तो उस वक्त में बोलता है कि उसको सप्लाई नहीं बोला जाएगा। लेकिन अगर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों ब्रांच का अगर अलग अलग हो, तो इन क्षेत्र में हम क्या करेंगे, उस ब्रांच ट्रांसफ़र को भी हम सप्लाई बोल देंगे, ठीक है। समझ में आ गई होगी, उम्मीद है, ठीक है। ब्रांच ट्रांसफर विद इन द स्टेट हैविंग डिफरेंट रजिस्ट्रेशन, मेरा दो ब्रांच है लेकिन दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर जीएसटी का अलग अलग है, अगर एक से मैं दूसरे को अगर ट्रांसफर करूं उसे सप्लाई बोलेंगे तो वहाँ जीएसटी लगेगा, अगर विदाउट कंसिडरेशन भी है तो उसको भी सप्लाई बोलेंगे। और ब्रांच ट्रांसफ़र आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड स्टेट तो होगा, अगर होता है, अगर मेरा ब्रांच एक उड़ीसा में है और मुंबई में है, तो ऑब्वियसली तयशुदा बात है कि रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होगा, वहाँ लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब समझ गए, ए से एजेंट टू प्रिंसिपल और वाइस वर्सा, बी से ब्रांच ट्रांसफर विद इन द स्टेट, अगर विद इन द स्टेट वर्ड आता है तो वहाँ पुट करना है हैविंग डिफरेंट रजिस्ट्रेशन और आउटसाइड द स्टेट, ठीक है। सी और डी को मिला मर्ज करके पढ़ना है, क्लोजर ऑफ बिजनेस, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, अगर बिजनेस क्लोज होता है या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट डिस्पोज करते हैं, जहाँ पर हम आईटीसी ऑलरेडी ले चुके हैं गवर्नमेंट से, तो फिर से वापस गवर्नमेंट को आईटीसी देना, गवर्नमेंट को वापस से जीएसटी देना पड़ेगा, तो उसको सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। क्लोजर ऑफ बिजनेस या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट अगर विदाउट कंसिडरेशन है, तो जहाँ पर हम आईटीसी ऑलरेडी ले चुके हैं, अगर आईटीसी नहीं लिए होंगे तो गवर्नमेंट तो ऑलरेडी टैक्स लिया है, तो फिर हम क्यों गवर्नमेंट को टैक्स देंगे दोबारा, ठीक है। समझ गए, ए बी सी डी। ई से बोलता है अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ गिफ्ट देता है, वो 50,000 से, वैल्यू उसका 50,000 से ज़्यादा हो, तो इन द सिचुएशन क्या होगा, तो गिफ्ट अगर विदाउट कंसिडरेशन भी है तो हम उसको सप्लाई मानेंगे, ठीक है। ए से क्या था, और एक बार बोलिए, ए से था एजेंट टू प्रिंसिपल और प्रिंसिपल टू एजेंट, बी से ब्रांच ट्रांसफ़र विद इन द स्टेट हैविंग
different registration or outside the state. C. Closure of business asset. D. Disposal of business asset where ITC already available. E. Gift from employer to employee for exceeding ₹50 लाख. अगर गिफ्ट एम्प्लॉयर अगर कोई अपने एम्प्लॉय को देता है, ऑब्वियसली गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन होता है, ठीक है। अगर कंसिडरेशन नहीं भी हो, अगर वैल्यू गिफ्ट का 50,000 से ज़्यादा होता है तो इन दैट सिचुएशन हम उसको सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर होता है आई, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। सर हम जो सर्विस इंपोर्ट करते हैं ना, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन। अगर देखो मैं अगर अमेरिका में, मेरा एक ब्रांच ऑफिस है अमेरिका में, ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन दिया हुआ है, बुक से लर्न कर लेना, ठीक है। इजी वर्ड में है, कोई ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, समझ में आ रहा है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन। देखिए अगर मैं सर्विस मेरे रिलेटेड आउटसाइड में, यूएस में सपोज मेरा एक ब्रांच है, मैं वहाँ से कुछ सर्विस क्या कर रहा हूँ, अवेल कर रहा हूँ, वहाँ से ले रहा हूँ सर्विस, ठीक है। क्योंकि मेरा रिलेटेड पर्सन है तो मैं कंसिडरेशन देता नहीं हूँ, लेकिन बिजनेस होना चाहिए यहाँ पर। मैं जो वहाँ से सर्विस अवेल करूँगा ओनली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस होना चाहिए। इफ इट इज़ नॉट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस देन इट इज़ नॉट कॉल्ड एज लाइक ए सप्लाई, ओके। फिर देखिए तो हम लोग यहाँ पर दिखाई दे आपको, ठीक है, यहाँ पर मैं बोला था कि जब सप्लाई का डेफिनेशन पढ़ाया था, और एक बार देख लीजिए कि हम लोग जो भी ट्रांसफ़र करेंगे कंसिडरेशन होना चाहिए। विदाउट कंसिडरेशन का एक्सेप्शन भी देख लिए ABCDEI। उसके बाद में फिर देखेंगे एक्सेप्शन और क्या था, विदाउट बिजनेस भी हम कब सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। जिसका आई पॉइंट हो चुका है वो उसका हो जाएगा, इसका भी एक्सेप्शन हो जाएगा बिजनेस का। कैसा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन। मैं सर्विस इंपोर्ट करता हूँ, वहाँ क्या था, फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन। यहाँ पर रिलेटेड पर्सन नहीं है, तुम किसी से भी ला सकते हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर सकते हो। लेकिन ये जब बिजनेस विदाउट बिजनेस है, मैंने कंसिडरेशन तो पक्का होगा, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट फॉर बिजनेस, बिजनेस हो या नहीं हो, पर्सनल यूज के लिए अगर मैं ला रहा हूँ फॉरेन से, अगर पर्सनल यूज के लिए अगर मैं ला रहा हूँ फॉरेन से, किसी से भी ला रहा हूँ लेकिन कंसिडरेशन दिया हूँ, तो उसे सप्लाई बोला जाएगा, वहाँ GST लगेगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सब देखते हैं, ठीक है। इस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छी लगी या नहीं लगी बोलिए। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी ना, अगर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करें कि कैसा लगा। अगर कुछ डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाए तो आप मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, 7873141721। देखिए देखिए सबसे पहला हम देखेंगे इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, एग्जाम्पल नंबर 1 से देखेंगे, ठीक है। आप लोग अपना बुक खोलिए और एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, ठीक है। बोलता है कि CMA राम ए प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट कैरेज आउट द एक्टिविटी ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइलिंग रिटर्न्स, सर्टिफाइंग डॉक्यूमेंट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। दीज एक्टिविटीज़ कैन बी कंसिडर्ड आज परफॉर्म्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। जो एक CMA राम है प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, वो अपना एक्टिविटी जो दे रहा है, उसका जो भी रिटर्न फाइलिंग है या ऑडिटिंग है, अकाउंटिंग, जो भी काम में करता है उसको इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस बोला जाएगा। फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस में बोलता है ये बोलता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, मैं बोल देता हूँ, अब तो आप अपना बुक से पढ़ लेना, ठीक है। एग्जाम्पल 2 बोलता हूँ कि एक कंपनी है जिसका बहुत ज़्यादा मतलब कार का डिमांड हुआ, तो उसका एक डिमांड हुआ कि उसका एक ब्रांच या एक यूनिट्स खोला जाए चेन्नई पे, ठीक है। तो वो जो था चेन्नई इंडस्ट्रियल एरिया पे अपना जब ब्रांच खोलने से पहले, बिजनेस करने से पहले, वो वहाँ पर अपना जो कुछ काम जो करते हैं, जैसा शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, ठीक है, यानी तो करना कंसल्टेंट फॉर सर्चिंग
इवालुएटिंग, ये सब काम के लिए कुछ खर्च करता है, ठीक है। मैंने प्रोडक्शन करने से पहले जो खर्च करता है उसको बोलते हैं फर्दरनेस ऑफ द बिजनेस। मैंने बिजनेस हुआ नहीं है लेकिन ये सब क्यों कर रहा है, कि बिजनेस करने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो उसको फर्दरनेस ऑफ बिजनेस बोलेंगे, ठीक है। तो सेल का मतलब क्या है, सेल का मतलब क्या है कि बोलता है कि एक आदमी दूसरे आदमी को लैपटॉप इशू किया, लैपटॉप भेजा, तो उसका दाम 1 लाख था, उसको 1 लाख रुपये पेमेंट किया, इसको बोलते हैं फिर सेल, ठीक है। तो यहाँ आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एग्जाम्पल नंबर 4 में बोलता है, मैं हिंट्स दे देता हूँ, आप अपना बुक पढ़ लेना। इलीगल एक्टिविटी, अगर मैं चोरी करके एक साइकिल लाया और उसको बेचा तो उसमें मुझे जीएसटी देना पड़ेगा, उसको सप्लाई बोलेंगे। लेकिन प्रोहिबिटेड एक्टिविटी, जिस काम को करना ही मना है, जैसा जैसा ड्रग्स वगैरह है, बेचना मना है, ठीक है, उसका सेलिंग में पाबंदी लगा हुआ है, तो उसमें जीएसटी नहीं, उसको सप्लाई ही नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में फिर बोलता है कि ऑफिशियल लिक्विडेटर के बारे में बोलता है कि एक कंपनी वाइंडिंग अप होने जा रहा है, उसमें ऑफिशियल लिक्विडेटर का अपॉइंट हुआ और वो असेट लाइबिलिटी को सेट ऑफ किया, और उस सिलसिले में जो उसको अमाउंट मिलता है, जो रकम उसके मिलता है उसके प्रोफेशनल चार्जेस में, तो उसको उसके काम को सप्लाई बोलेंगे, तो उसमें जीएसटी लगेगा, ठीक है। फिर बोल रहा है, देखिए मैं हिंट्स दे देता हूँ, ठीक है, आप अपना बुक पढ़ लेना। गुड्स सेंड फॉर डिमोस्ट्रेशन ऑन रिटर्नेबल बेसिस, अगर मैं कुछ गुड्स देता हूँ रिटर्न होने के लिए, उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है, तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि एक आदमी के पास जेरॉक्स मशीन है और वो जेरॉक्स मशीन किराए पे किसी को देता है, मतलब यूज करने के लिए किसी को देता है, तो उससे कुछ वो बोलता है कि कुछ रेंट मुझे दे दे या रॉयल्टी जो भी हो, ठीक है, तो यूज कर, मुझे महीना महीना इतना रुपया दे दे। और होता है 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल के लिए देते हैं, कुछ सामान मशीन वगैरह देते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, ठीक है। तो जीएसटी लगेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या है, देखिए बाटर सिस्टम पे क्या होता है कि एग्जांपल नंबर 9 का मैं बोल देता हूँ कि बाटर सिस्टम में मैं आपको कुछ सर्विस दिया, आप उसके उस सर्विस के बिना पे मुझे क्या दिए, कुछ पैसा दिए, तो ठीक है, तो आप मुझे पैसा दिए तो टैक्स आप देंगे, ठीक है। तो फिर बोल रहा है कि देखिए मैं अगर आपको सर्विस दिया, ठीक है, आप मुझे कुछ काइंड में कंसिडरेशन देते हैं, तो टैक्स के जिम्मेदार यहाँ पर दोनों होंगे, क्योंकि मैं आपको सप्लाई किया, आप भी मुझे सप्लाई किए। या जब मनी आप देते हैं, ठीक है, तो मेरे ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि मैं जो मनी पाया, मनी इज़ नॉट ए गुड्स और सर्विस, मनी गुड्स भी नहीं है, सर्विस नहीं है, तो अगर गुड्स नहीं है, सर्विस नहीं है, तो वहाँ सप्लाई का बात ही नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 में बोलता है, वही बात बोला है, ठीक है, बाटर सिस्टम में। एग्जाम्पल नंबर 11 भी बाटर सिस्टम का बोला है। एग्जाम्पल नंबर 12 देखना, एग्जाम्पल नंबर 12 भी वही दिया है बाटर सिस्टम, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13 भी वही बात बोलता है, मिस्टर एक्स ए डेवलपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर एंड होल्डर ऑफ लाइसेंस दे आर ऑन लाइसेंस टू यूज, अगर एक बोलते हैं सॉफ्टवेयर का किसी को लाइसेंस दिया जाता है यूज करने के लिए, ठीक है, चाहे टेम्परली दो या परमानेंटली दो, लेकिन उसमें जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो वही बात सब है, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 में बोलता है, कहता है कि अगर मैं किसी को लैंड अगर मैं सेल करता हूँ तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन मैं अगर लैंड को रेंटिंग में दे रहा हूँ आपको, ठीक है, मैंने उसका राइट टू यूज़ दे रहा हूँ, मालिकाना हक नहीं दे रहा हूँ, तो उसमें भी जीएसटी लगे, सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 16 भी देख लीजिए। बोलता है कि मिस्टर एक्स द ओनर ऑफ द रेसिडेंटल बिल्डिंग, मेरा एक रेसिडेंटल बिल्डिंग है, मैं ऊपर रहता हूँ, तो मेरे घर पे ज़्यादा आदमी नहीं है ना, ज़्यादा लोग नहीं है, तो मेरा नीचे का कुछ 1-2 रूम खाली है, तो मैं आपको क्या किया, और मैं रेंटिंग पे दे दिया, ठीक है। अगर मैं जब रेंटिंग पे दे दिया तो उस पर जीएसटी लगना चाहिए, लेकिन एग्जाम्पशन लिस्ट में मना कर रहा है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो फिर देखिए, आइए देखते हैं कि कंसिडरेशन क्या होता है, ठीक है। कंसिडरेशन, अगर कोई भी किसी को अगर कुछ पाने के बिना पर कुछ दे, उसको कंसिडरेशन बोलेंगे। अगर जब सब्सिडी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी दे रहे हैं तो इसको कंसिडरेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए ये बात भी है, अगर मैं एक कंपनी का डीलर होना चाहता हूँ, ठीक है, मैं कंपनी का डीलर होना चाहता हूँ,
तो कंपनी बोला कि तुम 20 लाख रुपए यहाँ डिपॉजिट करो और मेरे डीलर बनोगे। अगर जब डीलरशिप तुम छोड़ते हो तो मैं वापस तुम्हारा 20 लाख दे दूंगा, ठीक है। तो इसको सप्लाई नहीं बोला जाएगा, ठीक है। अगर जब वो बोलेगा कि नॉन रिफंडेबल है तो वहाँ पर जीएसटी लगेगा, ठीक है। अगर रिफंडेबल है डिपॉजिट अमाउंट तो वो क्या है, अगर रिफंडेबल है तो क्या है, जीएसटी नहीं लगेगा, सप्लाई नहीं बोलेंगे। अगर नॉन रिफंडेबल है तो जीएसटी लगेगा, सप्लाई होगा, ठीक है। आइए ये देखिए 29 एग्जाम्पल देख लीजिए। बोलता है कि पेनल्टीज जब लगता है, डिले पेमेंट, अगर मैं लोन लाया और पेमेंट नहीं किया, डिले पेमेंट में अगर जब लेट फी फाइन पेनल्टी लगता है तो उसको सप्लाई बोला जाएगा, उसमें टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मिस्टर एक्स सॉरी मेसर्स एक्स लिमिटेड सप्लाइड स्पेयर पार्ट्स फ्रीली टू रिप्लेस ड्यूरिंग वारंटी पीरियड। देखिए यहाँ पर है कि एक्स लिमिटेड जो है वो स्पेयर पार्ट्स जो है फ्री क्या सप्लाई करता है फ्रीली टू रिप्लेस ड्यूरिंग वारंटी पीरियड के अंदर, तो उसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। वारंटी पीरियड के अंदर है। देखिए उसके बाद में देखिए देख लेना, वही है डिपॉजिट में भी वही बोलता है, रिटर्नेबल है, नॉन नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। उसके अंदर सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट टू बेनिफिट ऑफ द फार्मर, अगर वो डायरेक्टली फार्मर को दे या किसी कंपनी को दे, जैसे फर्टिलाइजर कंपनी को दे, ठीक है। ऐसा अगर जब होता है तो क्यों बेनिफिटेड कौन होंगे, फार्मर होंगे। कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं, इसको इसमें जीएसटी नहीं लगे, सप्लाई नहीं हुआ। लेकिन ग्रांट ऑफ पॉकेट मनी, एग्जाम्पल नंबर 24 देखिए, ग्रांट ऑफ पॉकेट मनी, ठीक है। देखिए ग्रांट ऑफ पॉकेट मनी जिसमें जीएसटी नहीं लगेगा, गिफ्ट और रिवॉर्ड जिसमें नहीं लगेगा, व्हिच हैज़ नॉट बीन गिवन इन टर्म ऑफ रिसिप्रोकल रिसिप्रोसिटी, गिफ्ट और रिवार्ड जो है उस पर नहीं लगे जिसमें रिसिप्रोसिटी ना हो, ठीक है। उसके अमाउंट पेड ऑन एलिमनी फॉर डिवोर्स, अगर डिवोर्स के वक्त में शौहर कुछ बीवी को अमाउंट दे रहा है कोर्ट के ऑर्डर पे, ठीक है, तो उसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा। थैंक यू। आज की क्लास आप जो देखे हैं, ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको पूरा करेंगे। उम्मीद है आप लोग एग्जाम्पल नंबर 25 तक पूरा करेंगे और इसको पूरा कर लीजिए और उसको आप खाते पे मेरा नोट्स पूरा लिखिए, मैं जितना लिखाया हूँ। और ये जो टर्म सब बोला गया है, जैसा गिफ्ट हो, ये हो, हर एक चीज़ में जो छोटा टर्म है उसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। तो ताकि एग्ज़ाम के वक्त में पूरा बुक ना पढ़नी पड़े, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आप हमारा करिए। देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी 30% तक कवर कर लेंगे। 3 क्लास के अंदर टोटल, आज का क्लास छोड़कर और 2 क्लास के अंदर में स्कोप ऑफ सप्लाई हम ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। आप लोग जाकर अभी पूरा बैठकर स्कोप ऑफ सप्लाई को देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास हम आपके साथ मिलते हैं। थैंक यू।